तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन अमंग कंसंट्रेशन टर्म्स। रिलेशन अमंग कंसंट्रेशन टर्म्स है ना। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, इनका आपसी संबंध क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी। देखें तो सबसे पहले तो ये देख लिया जाए कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनके बीच के संबंध को आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो रिलेशन रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले तो लिखा जाए मोलैरिटी है ना। सबसे पहले तो मोलैरिटी की बात करेंगे, फिर मोलैलिटी। ये डेफिनेशन आप सबको पता ही है, तो केवल हम लोग इनके बीच के रिलेशंस को देखने वाले हैं। देन कम्स मोल फ्रैक्शन which is represented as capital X, and the last is the percentage terms. ठीक, देखो कैसे रिलेशन लिखना है। तो जो फर्स्ट रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं वो कनेक्ट करेगा कैपिटल एम और स्मॉल एम, मतलब मोलैरिटी और मोलैलिटी को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो उसको मैं नेक्स्ट पेज से लिखता हूं। ये तो बस क्या है कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो हमने लिख दिए, इनके बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, तो इनके बारे में आप डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इनके बीच के रिलेशंस को समझना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, which is relation between मोलैरिटी होता है कैपिटल एम, एंड मोलैलिटी ये हो जाता है बच्चों स्मॉल एम। मोलैरिटी हो जाता है कैपिटल एम और मोलैलिटी हो जाता है स्मॉल एम। इनके बीच के रिलेशन को जरा देखा जाए। तो इनके बीच के रिलेशन को देखें उससे पहले जो सॉल्यूशन है उसके पैरामीटर समझ लिए जाएं। कैसे? सबसे पहले जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में दो उसके कंपोनेंट हैं, एक है आपका सॉल्यूट और एक है आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हर सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइंड होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे बच्चों, है ना। जैसे अगर दो सॉल्यूट हैं तो सॉल्यूट ए और बी अगर है तो ए के रिस्पेक्ट में मोलैरिटी अलग हो सकती है, बी के रिस्पेक्ट में अलग हो सकती है। तो हम अपने सॉल्यूशन में फिलहाल केवल एक ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट मानकर चलते हैं, और उसी सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स, इनके बीच के रिलेशंस को देखेंगे। तो देखिए, तो सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, विच कॉन्स्टिट्यूट द सॉल्यूशन। अब हमें मान लीजिए पता है कि इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है, से मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को लिखा हम लोगों ने कैपिटल एम। फिर हमें पता है कि इस सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है दैट इज ऑल्सो गिवन विच इज स्मॉल एम। अब इन दोनों के बीच के रिलेशन को लिखने के लिए हमें और क्या क्या जानकारी दी रहेगी, हमें उस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी मालूम रहेगी बच्चों। मींस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो वो हो गया स्मॉल डी। और उसके बाद एक बात और पता रहेगी विच इज मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो वो दिया रहेगा कैपिटल एम। अब चूंकि यहां भी कैपिटल एम है तो यहां पर M1 लिख देते हैं, है ना। ये कैपिटल एम मोलैरिटी है तो उसको हम लोग M1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो अगर हम कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच का रिलेशन लिखना चाहते हैं तो दीज 4 पैरामीटर्स वी मस्ट नो। ठीक,
देखो अब कैसे वैल्यू आती है, कैसे इनके बीच का रिलेशन आता है, समझिए। अगर मोलैरिटी कैपिटल एम है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि जो 1000, अच्छा ये जो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, ये डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन का यूनिट भी लिख लेते हैं, से दिस इज ग्राम पर ml, ये डेंसिटी है, ठीक। देखो बच्चों, तो अगर मोलैरिटी कैपिटल M है तो उसका मतलब ये निकलेगा कि जो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन है, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, इस 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कैपिटल M मोल्स हैं किसके? सॉल्यूट के। ये मतलब निकलेगा सॉल्यूट के कैपिटल M मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1000 ml सॉल्यूशन में। एक तो ये बात हुई, अच्छी बात हो गई। उसके बाद अब इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है d ग्राम पर ml। सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या दे दी है? d ग्राम पर ml। तो अगर सॉल्यूशन का मास देखें, अगर ऐसे कहें कि अगर 100 ml सॉल्यूशन का मास कितना होगा, है ना, 100 ml सॉल्यूशन का मास कितना होगा, तो अगर पूछा गया भाई कि मास 100 नहीं सॉरी 1000 या 1 लीटर सॉल्यूशन, सो मास ऑफ 1000 ml सॉल्यूशन, तो मास ऑफ 1000 ml सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो दिस इज 1000 इंटू डी, इतने ग्राम। देखो चूंकि हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक रिलेशन बताना है, तो होता क्या है कि क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि मोलैरिटी पता रहेगी और मोलैलिटी आपको बतानी रहेगी, मतलब 3 पैरामीटर्स पता रहेंगे, या ऐसा भी कई बार होता है कि इन 4 में कोई भी 3 पता रहेंगे और कहेंगे कि आप चौथा बताइए, है ना। तो जो गिवन रहेगा, वो जो 4 आपको दिख रहे हैं, इन 4 में केवल 3 ही गिवन रहेंगे, ओनली 3, और 4th जो है वो पूछा जाएगा, तो 4th का आंसर आपको करना होगा। अच्छा, तो हम मानते हैं कि हमें मोलैरिटी पता है और हमें सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है और हमें सॉल्यूट का मोलर मास भी पता है, और हम चाह रहे हैं कि हम मोलैलिटी की वैल्यू बता दें इन सब के टर्म्स में। अब जरा गौर से समझो हमें कैसे सोचना होगा। जब हम लोग पूरा इसका प्रूफ फाइनल रिलेशन पहुंचेंगे तो आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना है, बट अगर अभी सोचें तो हमें क्या करना चाहिए। हमें बताना है कि हमें ये तो पता है कि 1000 ml का जो सॉल्यूशन है उसमें इतने मोल्स कैपिटल M मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। अब हमें कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि वो जो 1000 ml सॉल्यूशन का है उसमें सॉल्वेंट का कितना मास है वो चेक करना होगा बस, है ना। सॉल्वेंट का कितना मास है केजी में वो पता चल जाए तो फिर हम लोग मोलैलिटी आराम से बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन का ही मास देख लिया जाए, तो सॉल्यूशन का मास आ गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इतने ग्राम। अच्छा, अब ये जो अपने पास सॉल्यूट हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स तो पता है कैपिटल M मोल्स, और उस सॉल्यूट का मोलर मास भी दे रखा है, तो सॉल्यूट का भी मास हम लोग यहां से बता सकते हैं। तो अगर पूछा गया कि मास ऑफ सॉल्यूट बताइए, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या बताओगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, सो दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट, इतने ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब सारा काम ही बन गया। कैसे? सॉल्यूशन का मास पता ही है, सॉल्यूट का मास पता ही है, तो सॉल्वेंट का मास भी आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बच्चों? 1000 D माइनस MM1 ग्राम, 1000 D माइनस MM1 ग्राम। अब सॉल्यूट के मोल्स पता है कैपिटल M मोल्स, और सॉल्वेंट का मास पता है। अब ये मास ग्राम में है, लेकिन मोलैलिटी के लिए हमें क्या करना रहता है, जो मास रहता है उस मास को लिखना पड़ता है केजी में।
तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए, नाउ इट इज इन kg। अब बस मोलैलिटी का फॉर्मूला आसानी से यूज किया जा सकता है एंड वी विल हैव द आंसर। देखो कैसे। तो अगर मोलैलिटी की बात करें, मोलैलिटी लिख दिया मैंने, मोलैलिटी है, तो ये जो मोलैलिटी होगी स्मॉल m, ये क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये जो स्मॉल m आएगा, तो सॉल्यूट के मोल्स तो हमारे पास पता ही है, कैपिटल M, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट आया वो कितना आया, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आया था और उसमें से हमने सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सॉल्वेंट का मास आ गया। और चूंकि ये मास ग्राम में था जबकि हमें लिखना रहता है kg में, तो हमने उसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। और अगर इसका यूनिट देखा जाए तो ऊपर लिखे हैं मोल्स और नीचे लिखा है kg। सो दिस इज द फाइनल रिलेशनशिप which we must remember, and this is the relationship of molality and molarity, molality and molarity। छोटा वाला मोलैलिटी है, बड़ा वाला मोलैरिटी। तो ये मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच का संबंध हो गया। अब हमेशा ध्यान रखेंगे, इस रिलेशन में देखेंगे तो आपको 4 पैरामीटर नजर आएंगे, छोटा m, बड़ा m, m1 और d। तो कोई 3 हमें दिए रहेंगे, चौथा बताना रहेगा, है ना। तो चाहे तो ये बात भी लिख सकते हैं कि any 3 out of कैपिटल M, स्मॉल m, d कैपिटल M1। ध्यान रखोगे मोलैलिटी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, any 3 out of these 4 गिवन रहेंगे। एंड जो चौथा अननोन होगा, फोर्थ अननोन, टू बी फाउंड। फॉर्मूला क्या याद रखना है, छोटा m बराबर बड़ा m, नीचे मास ऑफ द सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा, जब सॉल्यूशन की डेंसिटी पता हो, और सॉल्यूट का मास कैसे आएगा, जब सॉल्यूट का मोलर मास पता हो। चलो अब इस फॉर्मूले पर एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो ट्रिकी। पूछा गया, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 3 molar solution of NaCl full stop, density of the solution is 1.25 ग्राम पर ml। जो डेंसिटी है वो दी है, दिस इज 1.25 ग्राम पर ml। मोलैरिटी पता है, डेंसिटी पता है, और सॉल्यूशन किसका है वो भी पता है, सब कुछ पता हो गया। चलो सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए कि मोलैलिटी पूछी जाए, मोलैरिटी दी हो, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन देखो क्या क्या है। तो इस सॉल्यूशन में
अब सॉल्यूशन NaCl का लिख दिया। वैसे तो क्या होता है कि NaCl के बगल में एक्वस लिखेंगे तो बहुत बढ़िया है, और अगर ना भी लिखें तो चूंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है तो प्री एज्यूम रहता है कि ये सॉल्यूट है और इसके साथ जो सॉल्वेंट है वो पानी है। वैसे एक्वस लिख देंगे, लिखते ही हैं। तो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के बच्चों यहां पर दो कंपोनेंट है, एक है NaCl और एक है वाटर। तो ये जो NaCl कंपोनेंट है दिस इज योर सॉल्यूट, और जो वाटर कंपोनेंट है दिस इज योर सॉल्वेंट। सो दिस इज NaCl प्लस वाटर। अब पूछा गया कि इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी बताइए। अच्छा, गिवन और क्या क्या है हमें दे रखा है कि अगर मोलैरिटी की बात करें सो दिस मोलैरिटी इज 3m सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी इज 3 मोल्स पर लीटर। सो दिस इज योर मोलैरिटी। अच्छा, उसके बाद डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की, तो वो डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी दे रखी है, दिस इज गिवन एज 1.25 ग्राम पर ml। तो अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला पढ़े उसमें हमें सॉल्यूट का मोलर मास भी चाहिए रहता है ना। तो अगर पूछा गया कि भाई मोलर मास लिख दीजिए सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट पता है हमें NaCl, तो दैट इज कैपिटल M1, और मोलर मास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, सोडियम का हो जाता है 23 और क्लोरीन का हो जाता है 35.5। सो दिस समेशन इज हाउ मच, दिस इज 58.5 है ना। मोलर मास भी हमेशा ग्राम में लिखते हैं। चलो अब सारी बातें हो गई, बस अब फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला याद भी रख लेना है हम लोग को। कैसे याद रखते हैं, सबसे पहले तो याद रखना है कि नीचे आता है कैपिटल M जो कि मोलैरिटी होती है, नीचे आ जाता है ऊपर आ जाता है कैपिटल M, और जो नीचे होता है उसमें पहला टर्म रहता है सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास कैसे लिखते हैं, 1000D, और उसमें घटाते हैं सॉल्यूट का मास, तो वो कैसे लिखते हैं, MM1। नीचे वाले सभी मास चूंकि ग्राम में होते हैं तो एक 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर दिया जाता है, तो वो kg में दिखने लगते हैं। Now we need to just substitute these values. So capital M is 3, denominator 1000D, D कितना है भाई 1.25, MM1, M क्या है MM1, तो MM1 कैसे करेंगे, M है अपना 3 नंबर ऑफ मोल्स और M1 कितना हो गया 58.5। नीचे 10⁻³ लिखिए या ऊपर 10⁻³ लिख दीजिए, बात एक ही है। सो इफ यू सॉल्व दिस, अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाता है, ऊपर आ जाएगा 3000, नीचे आ जाएगा बच्चों 1250, और उसमें से घट जाएगा 58.3 इंटू 3, तो ये बन जाता है 175.5, 175.5। एंड इफ यू सॉल्व दिस तो लगभग आपका जो आंसर आएगा दैट आंसर इज 2.79 मोल्स पर केजी। 2.79 मोल्स पर केजी, दिस इज योर मोलैलिटी, स्मॉल m आंसर। देखो कितना आसान है। लेकिन अब कोई बेचारा ये फॉर्मूला ही भूल जाए, तो अगर भूल भी जाओ, इसलिए हम लोग कैसे याद रख रहे हैं कि ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स या मोलैरिटी, फिर नीचे क्या होता है बच्चों, नीचे होता है मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो वो कैसे आता है, सॉल्यूशन के मास में किसको घटाना है, सॉल्यूट के मास को घटा देना, इस तरह सोचना है। चलो अब पढ़ते हैं दूसरा रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का, है ना। सो रिलेशन बिटवीन
molarity, relation between molarity and mole fraction देखो भाई क्या होगा रिलेशन, ये मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन देखें। तो फिर से चूंकि ये सब सॉल्यूशन के ही पार्ट होते हैं, तो मान लेते हैं अब हमें जो जो पैरामीटर्स यूज करने हैं उस सॉल्यूशन में। सो लेट ऑल दीज पैरामीटर्स आर, से स्टार्टिंग विद द मोलैरिटी। तो हमने लिखा कि मोलैरिटी है कैपिटल M। उसके बाद हमें यूज करना होगा यहां पर सॉल्यूट के मोल्स का। तो मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो उसको लिखा हमने N1। दूसरा टर्म आएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको लिखा हमने N2। तीसरा टर्म आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो उसको लिखा M1। उसके बाद एक टर्म आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको लिखे M2। और एक टर्म हमें देखना होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो उस डेंसिटी को लिख दिए D ग्राम पर ml, है ना। सो नाउ हाउ मेनी पैरामीटर्स, ऑल टुगेदर 6। अब देखो क्या रिलेशन, अगर ये 6 बातें पता है तो हम लोग फिर मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन आसानी से लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, समझा जरा। मोलैरिटी से स्टार्ट करते हैं। तो जो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, उसको ऐसे लिखा जाता है। सो इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। नीचे क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है भाई। और ये जो वॉल्यूम लिखते हैं नेचुरली वो वॉल्यूम लीटर में लिखते हैं। तो अगर यहां से देखें तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करी जाए तो वो तो दे रखा है N, ठीक। नीचे आइए, अब यहां वॉल्यूम की चर्चा ही नहीं है, वॉल्यूम तो लिखा ही नहीं है। तो हम वॉल्यूम को, जैसे हमारा जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, दैट फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है उसको लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप इस तरह से लिखिए कि मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अच्छा, अब देखिए, तो ये जो कैपिटल M है विच इज द मोलैरिटी, तो N1 तो ऊपर आ गया। अब जो सॉल्यूशन का मास होगा उसके 2 कंपोनेंट हैं, चूंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो दोनों के मास को आपको ऐड करना होगा। तो सॉल्यूट का मास कैसे लिखोगे, सॉल्यूट का मोल है N1 और सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो है M1। तो मास कैसे आ जाएगा, N1 M1 प्लस सॉल्वेंट के मोल्स हैं N2 और सॉल्वेंट का मास है M2, तो N2 M2। तो अब ये हो गया टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसके साथ डेंसिटी, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दे रखी है, D ग्राम पर ml। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी। क्या हो गया, मास हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन, अब ध्यान दीजिए जो मास ऑफ द सॉल्यूशन है ये ग्राम में है,
और जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है ग्राम पर ml में। तो यहां पे जो नीचे यूनिट आएगा वो टोटल यूनिट बच्चों वॉल्यूम का जो यूनिट है वो ml आएगा, है ना। क्योंकि जब आप मास बाय डेंसिटी करते हैं तो मास बाय डेंसिटी करेंगे तो ग्राम ऊपर रहेगा और V को जब हम लिखेंगे m/d तो ये हो जाएगा ग्राम ऊपर और नीचे हो जाएगा ग्राम पर ml। तो ये ml ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ये जो पूरा हिस्सा है नीचे वाला वो हिस्सा ml में हो गया है ना। तो अगर मैं यूनिट्स करके लिख दूं, सो दिस पार्ट इज इन ml एंड दिस इज मोल्स। ठीक, तो ये बात हो गई कैपिटल M। अब चूंकि ml में है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसको लीटर में लिखना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि ये जो नीचे ml आ रहे थे इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ठीक है ना। तो अगर यूनिट्स करके देखें तो ऊपर लिखा है मोल्स और नीचे लिखा है ml, नीचे लिखा है ml और ml में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए तो ओवरऑल हो गया ये लीटर। तो ये यूनिट हो गई बच्चों, ये यूनिट हो गई। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, इस 10⁻³ को ऊपर भेज देंगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो देखो कैसे दिखेगा, और इस d को भी ऊपर भेज देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में वो जो पीछे वाला फॉर्मूला था उसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ऊपर आ रहा था n1, n1 के साथ आ जाएगा 1000, 1000 के साथ आ जाएगा d, और डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा n1 m1 प्लस n2 m2। ठीक, तो नाउ दिस इज द फॉर्मूला बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलैरिटी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो करना है मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच का फॉर्मूला। तो देखो वहां तक कैसे पहुंचा जाए, वहां तक पहुंचने का क्या तरीका है। आप क्या करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n2 से या n1 किसी एक से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो n1 से कर देते हैं क्योंकि n1 ऊपर भी लिखा है। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n1। तो क्या होगा, जब तुम n1 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1000d और नीचे हो जाएगा m1 और इधर हो जाएगा n2/n1 इंटू m2। अच्छा, अब जैसे ये पूछा जाए, अभी यहां तक लिख के छोड़ देते हैं। अब जैसे पूछा जाए कि अगर पूछा गया भाई कि मोल फ्रैक्शन बताइए सॉल्यूट का, तो उसको चलो नाम दे दिए हम x1। तो वो मोल फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे अगर पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन बताइए किसका, सॉल्वेंट का, तो उसको अगर हमने x2 कहा तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो इफ वी डिवाइड दीज टू मोल फ्रैक्शन विद ईच अदर, so x1/x2 is equal to n1/n2। x1 और x2 का जो रेशियो आएगा वो n1 और n2 के रेशियो के बराबर रहेगा। तो ये इसलिए हम लिखे सो दैट आप ये समझ पाएं कि ये जो अपना फॉर्मूले में n2/n1 नजर आ रहा है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं x2/x1 से। देखो ऐसे लिखे कोई, या फिर ऐसे भी लिख सकता है कोई। अगर x2/x1 लिखे तो वो n2/n1 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो मोल्स के रेशियो के बराबर रहता है। क्यों, क्योंकि टोटल मोल्स तो इसमें भी आने और इसमें भी आने, वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो अब अगर हम इस x2/x1 की वैल्यू या n2/n1 की वैल्यू
x2/x1 रखें तो अपना जो फॉर्मूला होगा, जो फाइनल रिलेशन होगा, that relation would be capital M, which is molarity. This is equal to 1000 D divided by M1 plus x2 by x1 into M2. x2 by x1 into M2. So this is another formula which gives us the relation between मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। और इस फॉर्मूले में भी 4 पैरामीटर है, नहीं यहां तो 5 हो गए, क्योंकि यहां पर M1 और M2 दोनों आ गया, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोलर मास और दोनों का मोल फ्रैक्शन। अच्छा, एक और 6वां पैरामीटर भी है विच इज डेंसिटी, और मोलैरिटी के ये सब बराबर हो जाता है। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी हमें याद रखना है बच्चों, जो कि मोलैरिटी को कनेक्ट करता है मोल फ्रैक्शन से। तो अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन, दोनों के मोलर मास और सॉल्यूशन की डेंसिटी, इतनी बातें पता है, तो और अगर हमें ये फॉर्मूला याद रह गया बाई चांस, तो हम आसानी से उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी लिख सकते हैं। हो गया कंप्लीट। Now come to the last and the third relation which is between molality and mole fraction, है ना। तो अब हम लोग लिखने वाले हैं relation between molality and mole fraction। अब ये मन में आएगा कि सर आपने तो 4 कंसंट्रेशन टर्म लिखवाए, तो परसेंटेज बाई मास का किसी से रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत इजी होते हैं। हमें केवल एक तो हमें मोलैरिटी के बीच का संबंध पता होना चाहिए, फिर एक हमें मोलैरिटी का मोल फ्रैक्शन से, और तीसरा मोलैलिटी का मोल फ्रैक्शन से। इतना पता है तो काफी है। देखो कैसे करना है। तो यहां भी कुछ बातें हमें अज्यूम करनी रहेंगी, या जो पैरामीटर्स दिए रहते हैं सॉल्यूशन के विषय में वो लिखते हैं। सबसे पहला, अब यहां मोलैरिटी की जरूरत नहीं है तो मोलैलिटी को ही लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो मोलैलिटी है सॉल्यूशन की, दैट इज स्मॉल m। यूनिट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, सो दिस इज मोल पर केजी। हमेशा अगर कुछ यूनिट नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि ये मोल पर केजी है, ठीक। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसको लिखा हमने x1। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, उसको लिखा हमने x2। फिर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको लिखा हमने M2। फिर मोल्स ऑफ, यहां लिख देते हैं तो यहीं थोड़ा जगह मिल जाएगी, इस साइड लिख देते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज N1, एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज N2, ठीक। तो ये 6 बातें हमें अभी यूज आनी है अपने रिलेशन में, तो इन 6 बातों को लिख लिए। अब देखो बच्चों कैसे रिलेशन लिखना है ना। हम क्या करने वाले हैं, हम मोलैलिटी को कनेक्ट करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन से। तो सबसे पहले तो मोलैलिटी का जो जेन्युइन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले तो वही पता हो। तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज N1 divided by mass of solvent in kg, है ना। तो ये N1 मोल्स सॉल्यूट के हो गए और नीचे सॉल्वेंट का मास आ गया kg में। अच्छा, तो N1 तो ठीक है लिखा रहने दिए,
सॉल्यूट के बारे में तो केवल मोल्स की जरूरत है, लेकिन सॉल्वेंट का हमें क्या क्या दिख रहा है? सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स पता है और उसका मोलर मास भी पता है। तो अगर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो वी आर गोइंग टू हैव द मास, बट दिस मास इज इन ग्राम। तो 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो अब ये केजी में हो गया है ना, क्योंकि हमें केजी में लिखना था। बस अपना सारा काम हो गया। एक बात हम समझते ही हैं कि अगर N1 और N2 का रेशियो लिखा जाए तो उसी रेशियो को हम x1 by x2 भी लिख सकते हैं, यानी मोल्स का जो रेशियो होगा वही रेशियो मोल फ्रैक्शन का भी होता है। तो इस N1 by N2 को लिख सकते हैं x1 by x2 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा और M2 नीचे आ जाएगा। तो बस ये छोटा सा पार्ट हो गया, निपट गया, रिलेशन हो गया। तो क्या रिलेशन आया? रिलेशन आया कि जो सॉल्यूशन की मोलैलिटी है स्मॉल m, दिस इज रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाई M2। 1 लिखा गया है सॉल्यूट के लिए, सारे रिलेशंस में 1 लिखते हैं सॉल्यूट के लिए, और 2 लिखा गया है सॉल्वेंट के लिए। तो ये भी बात याद रखनी है कि कौन किसके लिए यूज किया गया है। So this is the expression of molality in terms of mole fraction। तो ये तीनों रिलेशन हो गए, दिस इज द थर्ड जो हमें याद रखने हैं। तो एक बार क्या करते हैं, तीनों रिलेशन को हम एक साथ लिख लेते हैं ताकि एक जगह लिखे रहेंगे, तीनों रिजल्ट्स एक जगह लिखे रहेंगे तो याद करने में थोड़ा इजी हो जाता है। मान लीजिए अब भी आप पढ़ें तो तीनों पढ़ लिए, फिर एक साथ तीनों फॉर्मूले देख लिए तो समराइज हो गई सारी पढ़ाई। देखो समरी देख लेते हैं। जो हमने अभी पढ़ा, 3 रिजल्ट्स पढ़े, तीनों की जरा समरी देख लेते हैं। सो रिजल्ट 1, देन वी विल सी रिजल्ट 2 एंड द लास्ट इज रिजल्ट 3। तो जो पहला रिजल्ट पढ़े हम वो पढ़े थे मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच का। तो उसको कैसे लिखते हैं? 1000 इंटू मोलैरिटी, नीचे क्या आ जाता है? सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, और ये हो गया आपका पहला रिजल्ट। फिर दूसरा रिजल्ट क्या देखे थे? मोलैरिटी कैपिटल M, तो वो हो जाता था 1000 इंटू स्मॉल d, और ऊपर तो बस यही रहता था, और नीचे लिखते थे बच्चों M1 प्लस x2 बाई x1 M2। और जो तीसरा रिजल्ट है दैट इज अगेन मोलैलिटी, तो वो हो जाता है x1 और x2 का रेशियो इंटू 1000, और नीचे आ जाता है M2। केवल ध्यान इतना रखेंगे कि जो M1 है वो बात है सॉल्यूट के लिए, या सॉरी जो 1 है वो सॉल्यूट के लिए लिखा गया है, और जो 2 है वो सॉल्वेंट के लिए लिखा गया है। हो गया कंप्लीट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन दीज कंसंट्रेशन टर्म्स। इस पार्ट में हमें बस ये 3 रिलेशंस याद रखने हैं, और अगर मान लीजिए धोखे से हम भूल भी गए, ना भूलें तो अच्छा है बच्चों, अगर भूल गए तो फिर आपको, जैसे अभी हम लोग सारे प्रूफ कर रहे थे, वो आपको उस तरह से सोचना होगा कि अच्छा ठीक है मोलैरिटी पता है, मोलैलिटी कैसे लिखें। तो फिर जो बेसिक डेफिनेशन जिसको यूज करके हम इन रिलेशंस पर पहुंचे हैं, आपको उस तरह से पूरा कार्यक्रम सोचना होगा, जो कि उचित नहीं है। अगर एग्जाम में कोई बात पहले से पता हो तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम में कठिन बातें भी तो आती हैं।
तो अगर सरल बातों में ही सारा समय चला गया तो कठिन बातों के लिए समय बचेगा नहीं, है ना।